गौरी और पायल दोनों एक ही उम्र की थी। जहाँ पायल एक अमीर परिवार से थी, तो वहीं गौरी बहुत ही गरीब परिवार से थी। गौरी के माता पिता दूसरों के खेतों में मजदूरी करते, तब जाकर कहीं उनके परिवार को 2 वक्त की रोटी मिल पाती थी। मगर पायल के माता पिता की खुद की कपड़ों की दुकान थी और पायल उनकी इकलौती बेटी, इसलिए वो उसकी सारी इच्छा पूरी करते। वो जो भी मांगती उसे मिल जाता, उसे किसी बात की चिंता नहीं होती। ऐसे ही एक दिन गौरी की माँ मीना खेतों में काम कर रही होती है, तो गौरी उससे बोलती है, माँ, कुछ दिनों में दिवाली आने वाली है, आप मेरे लिए एक सुंदर से कपड़े खरीद दो ना। बेटा, तुम्हें तो सब पता ही है कि हमें खाने तक के पैसे पूरे नहीं पड़ते, तो दिवाली के कपड़े और बाकी का सामान कैसे पूरा होगा। आप कैसे भी करके मुझे नए कपड़े ला दो ना। सब दिवाली के दिन नए कपड़े पहनकर घूमते हैं और मुझे चिढ़ाते हैं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बेटा, हम गरीब हैं, हमें दूसरों की बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए। हमारी तो किस्मत में ही गरीबी लिखी है, तो दूसरों के बोलने से कुछ बदल थोड़ी जाएगा। गौरी निराश होकर खेत के कामों में अपनी माँ का हाथ बटाने लगती है। शाम को मीना ये बात गौरी के पिता राजेश को बताती है और राजेश बोलता है, कितना बदनसीब पिता हूँ मैं, जो अपनी बेटी की एक ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर सकता। आप खुद को दोष मत दीजिए, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। गरीब होना किसी गलती से कम नहीं। आज तक किसी त्योहार पर मैं अपनी बेटी को खुशी नहीं दे पाया। दिवाली और बाकी हर त्योहार पे मेरी बेटी उदास रहती है, क्योंकि हम गरीब हैं। हम उसके लिए बाकी माँ बाप की तरह उसकी जरूरतें पूरी नहीं कर पाते। दोनों पति पत्नी अपनी गरीबी और लाचारी को सोचकर उदास हो जाते हैं। वहीं दूसरी ओर गौरी बाजार में दिवाली की साज सजावट की चकाचौंध में खो जाती है और बाजार में दिवाली का सामान खरीद रहे लोगों को आशा भरी नजरों से देखती हुई चलती रहती है। चलते चलते गौरी पायल के पिता की दुकान के बाहर पहुंच जाती है, जहां उसे पायल के पिता राम जी डांट कर भगा देते हैं, ताकि ग्राहक उस गरीब लड़की को देखकर लौट ना जाएं। तभी वहां पायल बैठी होती है, जो ये सब देखकर बोलती है, पिताजी, आपने उस बेचारी लड़की को क्यों भगा दिया? वो भी तो इंसान है, कितनी खुश थी वो, और आपने उसे डांट दिया। बेटा, तुम इन गरीब लोगों को नहीं जानती। ये लोग सामान देखने के बहाने आते हैं और कोई ना कोई सामान चुरा कर चले जाते हैं। हम ऐसे लोग रोज ही देखते हैं। तुम्हें बुरा मानने की कोई जरूरत नहीं। तुम आराम से आइसक्रीम खाओ बैठकर। पायल अपने पिता से और आइसक्रीम के पैसे ले जाने का बहाना बनाकर वहाँ से जल्दी से गौरी के पास चली जाती है और बोलती है, तुम मेरे पिता की बात का बुरा मत मानो। वो दुकानदारी के समय कुछ ज्यादा ही गुस्सा करते हैं। वैसे वो दिल के बहुत अच्छे इंसान हैं। तुम कौन हो? मैं उसी आदमी की बेटी हूँ जिसने तुम्हें अभी डांटा था। तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? नहीं, बुरा क्यों लगेगा? हम गरीब लोग हैं, हमें लोगों की डांट सुनने की आदत होती है। मेरा कोई दोस्त नहीं है जिसके साथ मैं दिवाली मना सकूं। मैं दिवाली के दिन बिल्कुल अकेली पड़ जाती हूँ। क्या तुम मेरे साथ मेरे घर दिवाली मनाने आओगी? मुझे एक साथी मिल जाएगा और तुम्हें भी। नहीं, मैं बहुत गरीब हूँ। तुम्हारे माता पिता बहुत गुस्सा करेंगे अगर मैं तुम्हारे घर आई तो, इसलिए मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकती। वो कुछ नहीं बोलेंगे। मेरे दोस्त को देखकर तो सभी बहुत खुश होंगे। तुम कुछ भी कहो, मेरा आना तुम्हारे पिताजी को अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मुझे माफ करना, मैं नहीं आ सकती। पायल को मना कर गौरी अपने घर चली जाती है और पायल उदास होकर अपने पिता की दुकान पर चली जाती है। पायल के पिता उससे उसकी उदासी का कारण पूछते हैं, पर वो कुछ नहीं बोलती। वहीं गौरी जाकर सारी बात अपनी माँ को बताती है। अच्छा हुआ गौरी, तुमने मना कर दिया। राम जी यहाँ के बहुत बड़े कपड़े के कारखाने के मालिक हैं। उन्हें एक गरीब लड़की का उनके घर आना बिल्कुल पसंद नहीं आता। हाँ माँ, ठीक है, अब मैं सोने जा रही हूँ। कल दिवाली है और मुझे कहीं नहीं जाना, तो मुझे कहीं जाने के लिए बोलना भी मत। गौरी निराश होकर जाकर सो जाती है।
और पायल भी बिना कुछ खाए पिए सो जाती है, जिससे पायल के पिता राम जी बहुत परेशान हो जाते हैं और अगले दिन वो पायल से उसकी उदासी के बारे में बार बार पूछते हैं। तब जाकर वो अपने पिता को सारी बात बताती है और बोलती है, पिताजी, मेरा कोई दोस्त नहीं है जिसके साथ मैं दिवाली मना सकूं। जो भी दिवाली के दिन हमारे घर आता है वो बस महंगे गिफ्ट्स और महंगे कपड़े दिखाने आता है। इसलिए मैं चाहती थी कि गौरी मेरे साथ दिवाली मनाए। वो गरीब है, उसके पास दिवाली मनाने तक के पैसे नहीं हैं। यहाँ आने के उसकी भी दिवाली अच्छी हो जाती, अगर आपके डर से उसने यहाँ आने से मना कर दिया। मगर बेटा, हर किसी को अपने घर में दिवाली मनानी चाहिए। वो अपना घर छोड़कर तुम्हारे साथ दिवाली मनाने कैसे आ सकती है? ठीक है, तो हम उसके घर चलते हैं। वैसे भी हम सभी को दिवाली की शुभकामनाएं देने उनके घर तो जाते ही है ना। पायल की जिद देखकर राम जी सोच में पड़ गया कि कैसे वो उस लड़की के घर जा सकता है जिसे वो जानता तक नहीं है। वो अपने घर से निकलकर अपनी दुकान पर जाता है और अपने नौकरों से उस लड़की के बारे में पूछता है, तो सभी उसे बताते हैं कि वो उसके पास के ही घर में रहती है। वो बहुत गरीब है, पैसे ना होने की वजह से वो लोग कोई त्योहार नहीं मनाते। राम जी अपने नौकरों के कहे अनुसार चला जाता है और पायल को बुलाता है। जी पिताजी, आपने बुलाया? और ये क्या है, इतना सारा सामान? हम तो कल ही दिवाली का सारा सामान लेकर आ गए थे ना, फिर ये और किस लिए? ये सामान तुम्हारी दोस्त गौरी के लिए है। क्या? गौरी के लिए? हाँ बेटा, तुम्हारी खुशी के लिए मैं गौरी को लेने उसके घर गया था, जहाँ मैंने उसे उसके घर के आंगन में रोता हुआ देखा। क्योंकि आज दिवाली है, हर तरफ रोशनी और खुशियाँ हैं, मगर गौरी के घर में अंधेरा और मायूसी है। मुझसे उस प्यारी सी बच्ची का दुख देखा ना गया, इसलिए अब हम दोनों उसके घर दिवाली की बधाई लेकर जाएंगे। सच में पिताजी? हाँ, अब जल्दी चलो वरना वो और उदास हो जाएगी। आज हमें अपने साथ साथ उसकी दिवाली भी रोशनी और खुशियों से भर देनी है। दोनों गौरी के घर जाकर गौरी को बुलाते हैं और गौरी पायल और राम जी को देखकर चौंक जाती है और उसके माता पिता मीना और राजेश भी वहाँ आ जाते हैं और वो उन्हें देखकर बोलते हैं, अरे राम जी भाई, आप धन्य भाग, हमारे दिवाली के शुभ दिन आप हमारे घर आए। आइए ना, बैठिए। हम यहाँ बैठने नहीं, तुम्हारी बेटी गौरी को लेने आए हैं। सुना है बहुत होशियार है। राम जी भाई, क्या कोई गलती हो गई हमारी गौरी से? गौरी डर के मारे अपनी माँ के पीछे छुप जाती है और छुपकर सारी बातें सुनने लगती है। मीना और राजेश भी राम जी के घर आने से डर जाते हैं। आप लोग डरो मत, मैं बस अपने दोस्त के साथ दिवाली मनाने आई हूँ। गौरी को हमारे घर आना अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए हम खुद ही गौरी के घर आ गए ताकि मुझे हमेशा की तरह अकेले दिवाली ना मनानी पड़े। क्या तुम सच बोल रही हो? तुम मेरे साथ दिवाली मनाने आई हो? हाँ गौरी, अब तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है ना? अब तो तुम मेरे साथ दिवाली मनाओगी ना? बिल्कुल मनाएंगे, हम सब एक साथ मिलकर दिवाली मनाएंगे और इस बार किसी की दिवाली उदासी में नहीं बीतेगी। राम जी अपने साथ लाए तोहफे और मिठाइयाँ राजेश और मीना को देते हैं और सभी मिलकर गौरी के घर को सजाते हैं। सजावट खत्म करके राम जी सभी को नए कपड़े देकर उन्हें तैयार होने को बोलते हैं, तो राजेश उससे लेने से मना करते हुए बोलता है, नहीं राम जी भाई, आपने मेरी बच्ची के लिए इतना कुछ किया, हमारे लिए उतना ही बहुत है। मैं ये सब करके किसी पे कोई एहसान नहीं कर रहा। जैसे तुमने सब कुछ अपनी बेटी की खुशी के लिए किया, वैसे ही मैं भी ये सब हमारी दोनों बच्ची के लिए कर रहा हूँ, तो तुम इन सबको कोई उपकार मत समझो। सभी राम जी की बात मान लेते हैं। रोहित अपनी माँ चंदा के साथ रहा करता था। रोहित के पिता की मौत तब हो गई थी जब वो छोटा था। रोहित को उसकी माँ ने पाल पोस कर बड़ा किया और उसको अच्छी परवरिश दी। रोहित एक बड़ी सी कंपनी में मैनेजर था। ऐसे ही एक दिन रोहित के ऑफिस में एक रिचा नाम की लड़की आती है। रोहित अपने हाथ में फाइल लिए अपने बॉस की तरफ जा रहा था, तभी उसकी टक्कर रिचा से हो जाती है। रिचा का पैर फिसलने की वजह से वो रोहित के ऊपर गिर जाती है। रोहित और रिचा की नजर आपस में टकराती है और
या ये कह लीजिए कि उन दोनों को एक दूसरे से पहली ही नजर वाला प्यार हो जाता है। आप ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ या नहीं ये तो तब पता चलेगा ना जब आप मेरे ऊपर से उठेंगी। मेरा मतलब है कि आप मेरे ऊपर से हटिए। ओह, आई एम सो सॉरी। इतना बोलकर ऋचा रोहित के ऊपर से उठ जाती है। बाय द वे, मैं ठीक हूँ। आप बताइए, आपको कहीं चोट नहीं आई ना? हाँ नहीं, मुझे कहीं चोट नहीं लगी। वैसे मुझे इंटरव्यू रूम में जाना है। ये इंटरव्यू कैबिन किधर पड़ेगा? अच्छा, तो इंटरव्यू देने के लिए आ जाइए। चल बेटा, कोई बात नहीं, बता दे इसको इंटरव्यू वाला रूम। आप यहाँ से सीधा जाकर लेफ्ट मुड़ जाना, पहला कैबिन ही इंटरव्यू कैबिन है। रोहित की बात सुनकर ऋचा वहाँ से चली जाती है और बहुत जल्द ऋचा की जॉब रोहित के ही ऑफिस में लग जाती है। समय बीतता है और समय के साथ ऋचा और रोहित की दोस्ती हो जाती है, या यूँ कहे कि ये दोस्ती से कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ जाते हैं। रोहित, अब हम दोस्त नहीं रहे। तुम जानते हो कि हमारा रिश्ता कोई दोस्ती वाला नहीं है। मेरी फैमिली वाले मेरे लिए ये रिश्ता देख रहे हैं। वो मेरी शादी कहीं और करवाएं, इससे पहले तुम मेरी माँ से मेरा हाथ मांग लो। ऋचा, तुम चिंता क्यों करती हो? मैं हूं ना। आज शाम को ही मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ, तुम्हारा हाथ मांगने के लिए। रोहित की बात सुनकर ऋचा उसको गले से लगा लेती है और शाम को रोहित ऋचा की मॉम से मिलने उसके घर जाता है और ऋचा का हाथ मांगता है। रोहित अच्छे परिवार से था, उसकी अच्छी जॉब थी। ये सब देखकर ऋचा की माँ उसको एक्सेप्ट कर लेती है। इस तरह उन दोनों की शादी बहुत ही जल्द हो जाती है। शादी के बाद जहाँ सारी लड़कियाँ अपने ससुराल को संभालती हैं और अपने ससुराल वालों का ख्याल रखती हैं, तो वहीं हमारी ऋचा ऐसी बिल्कुल नहीं थी। उसको अगर किसी से मतलब था तो वो सिर्फ रोहित से और खुद से था। ऐसे ही एक दिन ऋचा की सास चंदा ऋचा को आवाज लगाती, ऋचा बहू, अरे ओ ऋचा बहू। क्या हुआ सासू माँ, आप इस तरह से चिल्ला क्यों रही हैं, जैसे आपने कोई भूत देख लिया हो। ऋचा बहू, भूत तो नहीं देखा, लेकिन मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, जरा दबा दे। क्या सासू माँ, आप भी ना, आपको पता है ना, मैंने अभी कुछ दिन पहले ही अपने नेल एक्सटेंशन करवाए हैं। आई एम सॉरी, मैं आपका सर नहीं दबा सकती। चंदा कुछ बोल पाती उससे पहले ही ऋचा वहाँ से चली जाती है। ये देखकर चंदा को बहुत बुरा लगता है। ऐसे ही कुछ दिन और गुजर जाते हैं। पहले तो ऋचा को खुद से और खुद के पति यानी के रोहित से मतलब था, लेकिन अब ऋचा बहुत ही मतलबी होती जा रही थी। सीधे शब्दों में कहें तो ऋचा को अब अपने पति से भी कोई मतलब नहीं था। वो उसे कुछ नहीं समझती थी। ऐसे ही एक रात रोहित देर से घर आता है और ऋचा को खाना देने को कहता है, लेकिन ऋचा इतनी गहरी नींद में थी कि वो उसको खाना देने से मना कर देती है। क्या यार रोहित, सोने दो ना, किचन में खाना रखा है, खुद ले लो। वैसे भी मैं आज बहुत थक गई हूँ, प्लीज मुझे आराम करने दो ना। ऋचा की बात सुनकर रोहित कुछ नहीं बोलता और वहाँ से चुपचाप चला जाता है और किचन में जाकर खाना लेने लगता है। तभी वहाँ उसकी माँ आ जाती है। अपनी माँ को देखकर रोहित वहाँ से चला जाता है। अगले दिन रोहित बिना लंच लिए अपने ऑफिस चला जाता है और देर से घर आता है। ये सिलसिला यूं ही चलता रहता है। साथ ही रोहित अब ऋचा से बातचीत भी बंद कर देता है और वो अब ज्यादातर छत पर ही रहा करता। छत पर रहकर वो अपनी पड़ोसन से नैन मटक्का किया करता और जब ऋचा उसके पास आती तो रोहित वहाँ से उठकर चला जाता। आज का दिन छुट्टी का दिन था, यानी आज संडे था। रोहित आज पूरा दिन अपनी छत पर था और उसकी प्रतिक्रिया ऋचा छुप छुप कर देखती है, जहाँ वो अपने पति को अपनी पड़ोसन नेहा के साथ देख लेती है। अच्छा, तो अब समझ में आया कि आप मुझे इतना इग्नोर क्यों कर रहे हैं। आप मुझे अपना अटेंशन तो तब देते जब आपका अटेंशन मुझ पर होता। आपका ध्यान तो इस पड़ोसन पर था। आखिर क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच? और तुझे शर्म नहीं आती मेरे पति से ऐसे नैन मटक्का करते हुए? और ये एक शादीशुदा मर्द है और तू है कि एक शादीशुदा मर्द पर डोरी डाल रही है। ओ हीरोइन, मुंह संभाल कर बात कर, समझ में आई? और हाँ, मैं किसी पर डोरी नहीं डाल रही, बल्कि तेरा पति खुद मेरे पास आ रहा है। अरे आ रहा है तो तू आने क्यों दे रही है? बात ही क्यों कर रही है?
आखिर ऐसा भी क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच? बस करो रिचा, तुम्हें जानना है ना मेरे और नेहा के बीच में क्या चल रहा है? तो कौन खोलकर सुन लो। मैं नेहा से प्यार करता हूं और मैं इससे शादी करना चाहता हूं। और हां, अब जब तुम्हें पता चल ही चुका है तो मैं तुम्हें बता दूं कि आज शाम को ही मैं नेहा से शादी करने जा रहा हूं। मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मैं माँ जी से तुम्हारी शिकायत करूंगी रोहित। इतना बोलकर रिचा रोती हुई अपनी सास के पास जाती है। तो वहीं दूसरी ओर नेहा का हाथ थाम कर रोहित भी अपनी माँ के पास आता है। माँ, मैं नेहा से प्यार करता हूं। मैं अब रिचा के साथ नहीं रहना चाहता। ये क्या बोल रहा है? भला एक बीवी के होते हुए दूसरी बीवी कैसे रख सकता है रोहित? हाँ तो ठीक है, मैं रिचा को कल के कल डाइवोर्स दे दूंगा। इतना बोलकर रोहित और सिंदूर लेकर नेहा की मांग भर देता है। इस तरह रोहित नेहा से शादी कर लेता है। ये देखकर मानो रिचा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो फूट फूट कर रोने लगती है। रोहित, तुमने मुझसे लव मैरिज की है। तुम मुझे ऐसे धोखा नहीं दे सकते। माँ जी देखिए ना, ये रोहित ने क्या कर दिया। माफ करना बहू, मैं इस मामले में नहीं पड़ सकती। रिचा, तुमने मुझे, अपनी सास और इस घर को खुद अपने हाथों से बर्बाद किया है। तुमने अपने सारे रिश्ते नाते खुद खोए हैं। मैं और माँ तुमसे बेहद प्यार करते थे, लेकिन तो भी उसकी कदर नहीं थी तुम्हें। हमें इस तरह जवाब देती थी कि जिससे हमारा दिल छलनी छलनी हो जाता था। अरे जब तुम हमें अपना नहीं मानोगी तो तुम्हें हम अपना क्यों माने? मुझे माफ कर दो रोहित, पर मैं तुमसे दूर नहीं जाना चाहती। तुम जैसा चाहोगे मैं वैसी बन जाऊंगी, पर इस पड़ोसन को छोड़ दो। इतना बोलकर रिचा फूट फूट कर रोने लगती है। तभी वहाँ उसकी सास से समझाती हुई बोलती है, अरे कुछ बर्बाद नहीं हुआ है तेरा, सब कुछ सही सलामत है और तेरे ही पास है। ये जो पड़ोसन तू देख रही है ना, ये कोई मामूली लड़की नहीं बल्कि एक एक्टर है, रोहित की दोस्त। उस दिन जब तूने रोहित को खाना नहीं दिया था, तब रोहित उदास होकर किचन में गया, पर तभी वहां मैं आ गई। रोहित बेटा, मेरी बात मान या मत मान, पर तेरी बीवी हाथ से निकलती जा रही है। इसको सबक तो सिखाना ही पड़ेगा। सही कह रहे हैं, पर आप चिंता मत कीजिए। रिचा का दिमाग ठिकाने लगाने के लिए मेरे पास एक बहुत ही अच्छा आइडिया है। और वो क्या है? एक दोस्त है काजल, एक्टिंग का काम करती है। वो बहुत अच्छी एक्टर है। रिचा को ना तो अपने परिवार की वैल्यू पता है और ना ही अपने पति की, इसलिए एक औरत को तब अकलाती है जब उससे उसका सब कुछ छीन जाता है। रोहित उसको जो समझाना चाहता था उसकी माँ समझ जाती है। इसका मतलब ये एक्टर है और मैंने अपने पति को नहीं खोया। हे प्रभु, तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने ऐसा नहीं होने दिया। रिचा का पति उसे जो सबक सिखाना चाहता था वो सबक रिचा सीख जाती है, जिसके बाद रिचा अपने परिवार की कदर जान जाती है।